चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया की 12th क्लास की बुक में से 4th चैप्टर कवर कर रहे हैं, दैट इज़ द चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। इसके तहत कल के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म्स के क्या इम्पैक्ट थे, कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी और इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरान भी। इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरान हमने ये पढ़ा कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाने बहुत ज़रूरी थे, जिसके तहत ज़मींदारी एबोलिशन का कानून लाया गया, टेनेंसी को रेगुलेट करने के लिए टेनेंसी रेगुलेशन लाया गया और लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। इसमें से ज़मींदारी ने अच्छा काम किया, लेकिन टेनेंसी रेगुलेशन और लैंड सीलिंग के कानूनों को लैंड होल्डर्स ने अच्छे से स्केप कर दिया और ये प्रभावी नहीं हो पाए। हमने देखा कि इसके तहत हम खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कोई अधिक विकास नहीं कर पाए, तो हम अगले तरीके की ओर बढ़े, वो थी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उसके तहत हमने नए तरह के बीजों का इस्तेमाल किया, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए। व्हीट और पैडी की फील्ड में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्रा और कोस्टल तमिलनाडु के क्षेत्र में। उसके तहत हमने ये देखा कि इसके भी लाभ जो हैं एक वर्ग को ही मिले, ख़ास तौर पर जो अपर और मिडिल लेवल का फार्मर था, जिसके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा थी, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक थी और इसमें अच्छे खासे इनपुट्स का यूज़ होता था, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हों, चाहे वाटर अवेलेबिलिटी की बात हो, चाहे फर्टिलाइज़र्स हों, पेस्टिसाइड्स हों या वीडीसाइड्स हों। इन सभी हैवी इनपुट्स को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए कैपिटल इंटेंसिव नेचर होने की वजह से इसका भी लाभ एक ख़ास वर्ग के किसान को ही मिला, जो संख्या में कम थे लेकिन साइज़ ज़मीन के उनके पास ज़्यादा थे। तो इसने इनइक्वालिटीज़ को और बढ़ाने का काम किया। इसी प्रक्रिया के तहत हम आज और आगे बढ़ रहे हैं। हम ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ और नकारात्मक प्रभावों को पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ रूरल सोसाइटी में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आई, हम इनको स्टडी करेंगे। हम इनको स्टडी करें, अब तक के तमाम जो इस चैप्टर से जुड़े लेक्चर्स दे दिए हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे, रुविंदर ध्यान अवस्था से बाहर आओ बेटा, उनके तहत अगर हम चलें तो एक बार जब मैं इन्हें पढ़ दूँगा तो आपका एक इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो हम पहले लिखे हुए को पढ़ दें ताकि हम फ्री फ्लो में आगे बढ़ सकें, ऑर्गेनिक मैनर में, जैसे लेक्चर्स इस सीरीज़ के चल रहे हैं। शुरुआत आती है द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। तो लिखा हुआ है, इट वाज प्राइमरली द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हु वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी। और इसका मतलब ये निकला कि इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज़ इन रूरल सोसाइटी। आगे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनेंट कल्टिवेटर्स। टेनेंट कल्टिवेटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम इसको समझेंगे कैसे हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस कास्ट ग्रुप, यानी कि जिस मशीनरी के आ जाने से सर्विस कास्ट ग्रुप्स जो हैं उनका पलायन हो गया। इंक्रीज्ड रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन बढ़ गई इसकी वजह से। प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन हुआ, अमीर और अमीर हुआ, गरीब और गरीब हुआ। रिच ग्रीव रिचर एंड पुअर स्टेगनेटेड और ग्रीव पुअर। इंक्रीजिंग कमर्शलाइजेशन एंड डिपेंडेंस ऑन द मार्केट इन दीज एरियाज हैज़ इंक्रीज द लाइवलीहुड इनसिक्योरिटीज़। लाइवलीहुड इनसिक्योरिटीज़ घटनी चाहिए थी, जबकि ये और बढ़ गई, क्योंकि कमर्शलाइजेशन बढ़ा और मार्केट पे आपका डिपेंडेंस बढ़ा। इस चीज़ को भी हम समझेंगे, दैट इज़ शिफ्ट फ्रॉम मल्टी क्रॉप टू मोनोक्रॉप रिजिम। मल्टी क्रॉप से मोनोक्रॉप की तरफ बढ़े हम। वर्जनिंग ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज़, जहाँ एक क्षेत्र में ही बड़े किसान से छोटे किसान के बीच की खाई बढ़ गई, देश भर में एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच की खाई बढ़ गई, रीजनल इनइक्वालिटीज़ बड़े स्तर पर आ गई। सो नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज हैव एन एंट्रेंच्ड फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर। यहाँ पर फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो रैम्पेंट हो गया, फ्यूडल सिस्टम चलता रहा, सामंतवाद सिस्टम, जहाँ पर नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज थे। हम इसकी बात भी करेंगे। आगे आता है ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेचर ऑफ सोशल रिलेशंस, किस किस तरह से सोशल रिलेशंस का नेचर बदला है वो यहाँ पर लिखा है। जो हमने यहाँ पर पढ़ना है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पर है। फर्स्ट, एन इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर एज कल्टिवेशन बिकेम मोर इंटेंसिव। जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज थे वहाँ पर एग्रीकल्चर लेबर का यूज़ जो है वो बढ़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कल्टिवेशन अब इंटेंसिव हो चुका था। हम समझेंगे इसके विषय में। अ शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन काइंड दैट इज़ ग्रेन टू पेमेंट इन कैश। अब फसल के रूप में पेमेंट नहीं की जाती थी लेबर को, अब उसे कैश में पैसे मिलते थे। अ लूजनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड दैट इज़ द हेरिडिटरी रिलेशनशिप्स बिटवीन फार्मर्स, लैंड ओनर्स एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स, यानी कि लैंड ओनर और एग्रीकल्चरल वर्कर के बीच में जो ट्रेडिशनल बॉन्ड थे, हेरिडिटरी रिलेशनशिप थे, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। दैट इज़ द बॉन्डेड लेबर, वो ख़त्म हो जाएगा। शिफ्ट फ्रॉम पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन,
यानी कि इसी थर्ड पॉइंट को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो इसका मतलब ये है कि पैट्रोनेज से बढ़ करके एक्सप्लॉयटेशन की ओर चला जाएगा। वो कैसे हम समझेंगे। द राइज ऑफ क्लास ऑफ फ्री वेज लेबरर्स, फ्री वेज लेबरर्स की क्लास पैदा होगी, वो भी हम समझेंगे। लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन लेबर रिलेशन इज इंडिकेटिव ऑफ ट्रांजिशन टू कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। लेबर रिलेशंस में परिवर्तन आना कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर की तरफ बदल जाना इशारा करता है कि हम कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट हो गए। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो वर्कर है उसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से दूर कर दिया जाता है और फ्री वेज लेबरर से काम करवाया जाता है। तो लिखा है सेपरेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे है द कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्टीवेशन इंटीग्रेटेड दीज रूरल एरियाज टू द वाइडर इकोनॉमी। जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन हुई एग्रीकल्चर की, वो ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया वाले गांव देश भर की और विश्व भर की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गए। वन वे इन विच रूरल सोशल स्ट्रक्चर वाज अल्टर्ड बाय एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट in the 1960s and 1970s was through the enrichment of the medium and the large farmers who adopted the new technologies। जो रूरल सोशल स्ट्रक्चर उसमें जो बदलाव आए हैं उसका एक कारण ये बनता था और एक तरीका ये बनता था कि जो मीडियम एंड रिच फार्मर हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, जिसकी वजह से वो उनके बच्चे और उनके बच्चों ने मिलकर के गाँव से शहरों की और जब बदलाव लिया, बढ़ावा लिया, तो उनका एक नई कम्युनिटी में कन्वर्जन हो जाना। हम उसके विषय में पढ़ेंगे। लिखा है प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने अभी समझाया इसे प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। सिंपली एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं रहना, एक एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी भी बनना, एग्रीकल्चर से कमाया हुआ सरप्लस पैसा कहीं और निवेश करना। तो आपने अपने आप को डाइवर्ट किया। तो द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मतलब न्यू एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप्स का एग्जिस्टेंस में आना। फिर इसी ग्रुप के अंदर स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन होना, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी आगे वाइट कॉलर जॉब्स में चले जाना, और इससे एक नई तरह की अर्बन मिडिल क्लास का जन्म होना। सो लिखा हुआ है इन एरियाज ऑफ रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देयर हैज़ बीन अ कंसोलिडेशन ऑफ द, ध्यान से देखिए, देयर हैज़ बीन अ कंसोलिडेशन ऑफ द ओल्ड लैंडेड और कल्टीवेशन ग्रुप्स। ओल्ड लैंडेड और कल्टीवेशन ग्रुप्स खत्म होने या बर्बाद होने के बजाय और ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाते हैं। सो इन एरियाज ऑफ रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देयर हैज़ बीन अ कंसोलिडेशन ऑफ द old landed or cultivation groups who have transformed themselves into a dynamic entrepreneurial rural urban dominant class। तो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, वो उल्टा और बड़े स्तर पर एंटरप्रेन्योरियल बने और वो रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास हो गए, क्योंकि रूरल के बजाय अब एक अर्बन सोसाइटी भी एग्जिस्टेंस में आती दिखेगी और उस अर्बन सोसाइटी में भी डोमिनेंस आपको उन्हीं का नज़र आएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जो नोट्स के वाया हमने आपको लिख करके बताया था। अब हम इस सारे कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिकली लेकर के चलते हैं, चीज़ों को हम ऑर्गेनिकली कवर करते हैं। आपको ये पढ़ा दिया है तो आपके दिमाग में ये फिट रहेगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि जब हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सिंपली हम ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें इनपुट्स का। इनपुट्स कॉस्टली हैं, हमने पता किया, हमने समझा। तो ये एक तरह से कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो जाता है और कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से ये एक लिमिट तक के फार्मर्स तक ही रह जाता है, बाकी फार्मर्स की ये गेम नहीं रह जाती। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि जब इन इनपुट्स का यूज़ हुआ और ये कैपिटल इंटेंसिव हुआ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ गई, क्रॉप्स की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई और प्रोडक्शन की बढ़ जाने की वजह से इनकम बढ़ गई, बड़े स्तर पर इनकम बढ़ गई और इनकम के बढ़ जाने की वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो प्रॉफिटेबल हो गया। तो ऐसे में अब तक जो ऑनर हुआ करता था फार्म्स का, जिसे हम ऑनर कहते हैं, मालिक, ऑनर ऑफ द लैंड, वो अपने ज़मीन को ठेके पे दे देता था, रेंट पे। एक्चुअली में वहाँ पर खेती टेनेंट करता था, टेनेंट, और टेनेंट उस ज़मीन का एक फ़िक्स रेंट ऑनर को दे देता था। लेकिन अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज़ में ये देखा गया कि खेतों से बहुत बम्पर प्रोडक्शन हो रही है
और वो प्रोडक्शन जब मार्केट में बिक रही है तो कमाई बहुत ज़बरदस्त हो रही है, इनकम बहुत ज़बरदस्त हो रही है, इससे ज़बरदस्त मुनाफे बन रहे हैं। तो बशर्ते कि ज़मीनें ठेके पे देने की बजाय ज़मीनों पे खेती खुद की जाए और उस मुनाफे का लाभ सारा अपने घर में लाया जाए। तो इसकी वजह से बड़े स्तर पर इन क्षेत्रों में जो टेनेंट हैं, जो ठेके पे ज़मीनें लेके काम करते थे, उन टेनेंट्स को ख़त्म किया गया, ज़मीनों से हटाया गया और ऑनर्स ने, मालिकों ने ज़मीनें अपने पास वापस अज्यूम कर ली। इवन जिसके पास 10-12 एकड़ थे, वो खुद तो खेती कर ही रहा है उस ज़मीन पे, उसके साथ साथ वो ये कोशिश कर रहा है कि वो औरों के खेत भी साथ में जोड़ ले ठेके पे लेके। मतलब कि एक 12-15 एकड़ वाला किसान कोशिश ये कर रहा है कि मैं 25-30 एकड़ पर खेती कर लूँ। तो अपनी खेती ठेके पे देने के बजाय वो अपनी खेती के साथ साथ और भी खेत ठेके पे लेना चाहता है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि जो अब प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत बम्पर हो रही है। तो इसकी वजह से बड़े स्तर पर टेनेंट्स जो हैं उनका काम खेतों से ख़त्म हो गया। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि गांव के स्तर पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तो रहते ही थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रहते थे, और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास अपनी ज़मीनें थोड़ी होती थी, बहुत ही कम होती थी। ऐसी थोड़ी ज़मीनों के साथ ये क्या करते थे, बड़े किसानों की कुछ ज़मीन ठेके पे लेते थे और इतनी के साइज़ की लैंड होल्डिंग कर लेते थे कि फार्मिंग थोड़ी बहुत इनके लिए प्रॉफिटेबल रहे। तो अब ये वापस सीमित हो जाएंगे अपनी थोड़ी ज़मीनों तक ही, क्योंकि इनको जो टेनेंट के रूप में कल्टीवेशन का राइट मिला हुआ था, मालिकों ने अपनी ज़मीनें ले ली। तो बड़े स्तर पर टेनेंट्स की इनकम कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, टेनेंट्स ज़मीनों से मुक्त होंगे और वो शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर होंगे। ये एक कारण बनेगा हाई रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का, क्योंकि टेनेंट से ज़मीनें ले ली जाएंगी। दूसरी चीज़, अब जब ये टेनेंट्स नहीं काम कर पा रहे हैं, ज़मीनें किसी के ठेके पे नहीं ले पा रहे हैं, तो अब वापस इनके पास अपना वही थोड़ा सा पैच ऑफ लैंड है। इस थोड़े पैच ऑफ लैंड के साथ ही सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो हो ये रहा है कि जब नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ फॉलो करते हुए या अपने खेतों से वो पैदावार नहीं निकालवा पा रहे जो उसी क्षेत्र में इनके साथ का किसान ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी फॉलो करके पैदावार निकाल पा रहा है, तो ये ऐसा मान रहे हैं कि आज की डेट में इस खेत से हमारी कमाई जो है और हमारी उपज जो है उतनी नहीं रह पाई कि हम इस खेत को रिटेन करके रखें। बेहतर यह है कि इस खेत को किसी बड़े किसान को ठेके पे दे दिया जाए और हम खुद आज की डेट में व्याप्त इस कैश इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे हमें चीज़ें कैश परचेज़ करनी है, हम कोई ऐसे काम में रोज़गार ढूंढ लें जहाँ पर हमको सैलरीज़ या कोई आमदनी ऐसी हो जाए वेजेस के रूप में कि हम इस इन्फ्लेशन ओरिएंटेड कैश इकोनॉमी में सर्वाइव कर पाएँ। तो एक तो ऑनर ने अपनी ज़मीनें वापस लीं, दूसरा उन ऑनर्स को और भी ज़मीनें मिल गई ठेकों पे, क्योंकि छोटे छोटे किसानों ने किसानी वाली ज़मीन जो है वो छोड़ दी और वो बड़े किसानों के पास चली गई ठेकेदारी के तहत। तो अपनी खेत भी जोतते थे, इन छोटे छोटे किसानों के खेत भी जोतते थे, और ये छोटे छोटे किसान यहाँ पर इसलिए तबाह हो जाएंगे कि सबसे पहली चीज़ कि इनके द्वारा जो खेती अपने खेतों में करते थे ये, उससे जो उपज आती थी उससे अपने पेट भरते थे पूरा साल भर, और जो थोड़ी बहुत खेती ये दूसरे किसानों की करते थे उससे जो फसल आती थी उसे ये बाज़ार में बेच करके कुछ पैसे भी कमाते थे। वो खेत तो इनके पास से चले गए जो बड़े किसान के हैं, और दूसरा ये आज इतने कम पीस ऑफ लैंड पे गुजारा ना कर पाने की वजह से अपने खेत भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और तीसरा ये कि जब ये किसी भी फॉर्म में लेबर किया करते थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के तहत, तो इन्हें फसलों के रूप में इनका मेहनताना मिला करता था जिससे इनका पेट भर जाता था। लेकिन अब वो मेहनताना भी फसलों के रूप में नहीं मिलता, वो भी पैसे ही के रूप में मिलता है, वेजेस के रूप में मिलता है, और वेजेस स्टैट्यूटरी लिमिट से बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे में अपने परिवार की फसलों की ज़रूरतों के लिए, भोजन की ज़रूरतों के लिए ये बड़े स्तर पर बाज़ारों पर निर्भर हो गए, और बाज़ारों में अनाज महंगा है। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि इनकी अर्निंग काइंड से कैश में कन्वर्ट हुई है, क्योंकि इनके स्मॉल एंड मार्जिनल पीसेस ऑफ लैंड
ग्रीन रेवोल्यूशन एक टेक्नोलॉजी वाले इनपुट्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फार्मिंग एक्टिविटी में बड़े किसान के मुकाबले कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। फसलें जो हैं वो बाज़ार में बिक नहीं रही हैं, इनकी प्रोडक्शन उस लेवल पर चल नहीं पा रही है, तो ये अपने खेत देने के लिए मजबूर हैं। और दूसरा, ये अब टेनेंट के रूप में उन खेतों में भी काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं और बड़े किसानों ने उसमें खुद खेती करनी शुरू कर दी है। और बड़े किसानों ने उसमें खेती करने के तौर पर लेबर के रूप में इनको उपयोग किया है, तो लेबर के रूप में भी अब इन्हें काइंड में पैसे नहीं मिल रहे हैं, कैश में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। और बाज़ार में महंगाई के कारण इतनी कम वेजेस में ये वहाँ से भी फूड अपने लिए अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनके साथ घटनाक्रम घटित हो रहा है, जिसकी वजह से इनके जीवन का स्तर गिर रहा है। ऐसे में कोई और अवसर नहीं बचता, गांव से शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ रही हैं। अर्बन रूरल रिच और रिच होते जा रहा है, पुअर और पुअर होते चला जा रहा है। ज़मीनों पर अधिकार कम होते चले जा रहे हैं। और हमने ऐसा माना था कि फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, जबकि शुरुआती लंबे समय तक दिख रहा है कि इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपकी लाइवलीहुड सिक्योर होने के बजाय इनसिक्योर हो चुकी है। उसका एक रीज़न ये भी बनता है कि बड़े सारे ऑपरेशंस आज मैकेनाइजेशन के माध्यम से हो रहे हैं, तो जो सर्विसेज पहले सर्विस कास्ट ग्रुप्स प्रोवाइड किया करते थे, ज़मीनों को बराबर करना, फसलों को काटना, उनमें से झाड़ निकालना, दाना निकालना, बड़े बड़े खेतों में जाएं तो ड्रम हुआ करते थे, ड्रम पे मार मार के झाड़ को दाना निकाला करते थे बोरियों के ऊपर, बट वो चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं। पानी लगाना, अब ये सारी सर्विस कास्ट ग्रुप्स जो हैं, इनका काम मशीनों ने ले लिया है, तो ये इस स्तर पर बेरोज़गार हुए। इसमें कोई दो राह नहीं है कि जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, उनमें जहाँ पर कई तरह के रोज़गार कॉम्प्रोमाइज़ हुए, कुछ रोज़गार जन्मे भी हैं, तो रोज़गार में बढ़ोतरी हुई भी है कुछ क्षेत्रों में, और वेजेस भी बढ़े हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, वेजेस भी बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक फिनोमेना हुआ है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो जाता है, और ऐसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ये ज़रूरी होता है कि हम अपनी इनपुट कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकें। तो ऐसे में जो फार्मर हैं, वो अपनी इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो लोकली अवेलेबल लेबर है इंडिजीनियस, जिसको कि उसे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसको हायर करने के बजाय जो दूसरे राज्यों की लेबर है, यानी कि जो नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज़ हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन उतनी नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पर लेबर वर्क उतना नहीं है, और उन लोगों के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट बड़े ही ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए लेबर वर्क भी फिर उस हिसाब से हो जाएगा। तो वो लोग अब बड़ी मात्रा में पलायन करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज़ की ओर काम करने के लिए। ऐसे में बड़े मात्रा में जो लोकल फार्मर है, उसके पास माइग्रेटेड यानी कि माइग्रेंट लेबर बड़ी खेप में अवेलेबल है, तो वो सस्ते दामों पर, एक तो वो पलायन करके आते हैं, तो वैसे ही सवाल नहीं करेंगे आपसे कोई, फिर वो बड़ी बड़ी खेप में आते हैं, एक साथ अवेलेबल हो जाती है आपको लेबर, और उनको कम पैसा देंगे तो कोई सामाजिक दबाव भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो माइग्रेंट है, प्रवासी हैं। लेकिन लोकल को कम पैसा दे नहीं सकते, वो वासी है गांव का, आपके ऊपर दबाव बनेंगे, कई तरह के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो बड़े स्तर पर लेबर के सामने ये अपॉर्चुनिटी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में चलते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने की वजह से लेबर है, लेबर की डिमांड है, तो हम वहाँ जाके सर्विसेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, उसके पास अब ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास बड़ी खेप में लेबर आ रही है इन राज्यों से, बिहार, यूपी, झारखंड, इन सब राज्यों से, उड़ीसा से, तो वो लोकली अवेलेबल जो लेबर है उसको रोज़गार ना दे करके माइग्रेंट लेबर को अपॉइंट करना चाह रहा है। वो उसके ऊपर अपना हुक्म अच्छे से जमा सकता है, वो एक अच्छा खासा फ्यूडलिस्टिक सिस्टम यहाँ उनके साथ बना सकता है। और इसका एक नकारात्मक परिणाम ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने जहाँ रोज़गार बढ़ाया है, वो रोज़गार वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए ना बढ़ कर के बाहर के क्षेत्र के लोगों के लिए बढ़ गया। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से
जिस क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, बड़े स्तर पर वहाँ के युवा, वहाँ के ग्रामीण लोग बेरोज़गार हो गए। ये बेरोज़गारी है जिसने आगे आने वाले समय में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन नशों में और आतंकवाद में किया है। तो ये बेरोज़गारी यहाँ पर डेवलप हुई। आई बात समझ में? दूसरा एक परिवर्तन और बड़ा देखने को मिलता है। वो परिवर्तन ये है कि अगर हम इस पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को देखें तो ये कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बन जाती है। कारण ये है कि अब आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐसे में इस मार्केट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो जाएगा। यू आर मेनली प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट, इट विल बिकम कमर्शियलाइज। और इस कमर्शियल सिस्टम का स्वरूप जब फुली विकसित हो जाएगा तो फिर आप वही बीज जिसकी पैदावार इतनी हो जाए, उसको सपोर्ट करने के लिए हर तरह की मशीन्स, हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन के साधक मंडियों तक आप उसको पहुंचा सकें। तो सारा प्रोसेस आपका जो हो गया है वो एक तरह का कैपिटलिस्ट हो चुका है। और कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में होता यह है कि जो वर्कर होता है उसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से सेपरेट कर दिया जाता है। सोशलिस्ट सिस्टम में ये होता है कि जो लोग मिलकर के किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो लोग मिलकर किसी खेतों में काम कर रहे हैं, उसमें होने वाली प्रोडक्शन उनकी हो जाती है, यानी कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से अटैच्ड होते हैं, सेपरेटेड नहीं होते। उनकी बिलोंगिंगनेस होती है उस मोड ऑफ प्रोडक्शन से, वो हिस्सा रखते हैं, शेयर रखते हैं उस मोड ऑफ प्रोडक्शन में। जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उस हिसाब में जो प्रोड्यूस हुआ होता है उसका शेयर उनका बन जाता है। लेकिन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में होता यह है कि जो वर्कर है उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन से सेपरेशन हो जाता है, यानी कि इस मामले में एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चर, तो वर्कर्स को एग्रीकल्चर से सेपरेट कर दिया गया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, टेनेंट के अधिकार ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मजबूर है अपनी ज़मीनें देने के लिए। एग्रीकल्चरल लेबरर यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा रही, लोकली अवेलेबल। तो जब हम कैपिटलिस्ट सिस्टम के वाया काम करते हैं तो जो वर्कर हो जाता है उसको मोड ऑफ प्रोडक्शन से सेपरेट कर दिया जाता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे एकमात्र कंट्रोल कैपिटलिस्ट का हो जाता है, उससे होने वाली सारी कमाई जो है उसकी अपनी हो जाती है, और वो प्रोडक्शन वर्क को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज कराता है फ्री वेज लेबर की मदद से। फ्री वेज लेबर यानी कि जिसके प्रति उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। जब लेबर चाहिए तब फ्री मैनर में उसे लेबर मिलेगी, वेजेस पे करके। तो इट इज़ अ फ्री लेबर विच इज़ अवेलेबल ऑन द वेज बेसिस। यू नीड सोइंग लेबर, मिलेगी, लेबर आई, धान लगाओ, पैसा लो, जाओ। यू हैव नो स्टेक इन द फार्म्स, यू हैव नो स्टेक इन द प्रोडक्शन, यू हैव नो स्टेक इन द क्रॉप। यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा बीज लगाना है, मतलब यू हैव नो डिसीजन, you have no say in the operation, regulation and management of the operations. You are simply working on the basis of your labor. You have to pay labor, you will fetch wages for the labor. जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्या वैल्यू है, उसमें आपका कोई शेयर नहीं है। तो फ्री वेज लेबरर सिस्टम तेज़ी से बढ़ा। उसका कारण ये था कि बड़े स्तर पर जो नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज़ थे वहाँ पर उतनी पैदावार हो नहीं रही थी, और उतनी पैदावार ना होने की वजह से वहाँ पर फार्मिंग सिर्फ एक सबसिस्टेंस ऑपरेशन बना हुआ था। और सबसिस्टेंस ऑपरेशन होने के नाते आपके पास परिवार के लिए उगाने योग्य ज़मीन तो है, भोजन आप कर लेते हैं एकत्रित, पर इकॉनमी मॉनिटरी हो चुकी है, मनी इकॉनमी है ये। और इसमें तकरीबन जो सर्विसेज आपको फैमिली की ग्रोथ के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए, वो पैसों के आधार पर मिलेगी। तो पैसा कमाना भी ज़रूरी है, इसलिए राउंड द ईयर आप अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लेबर करते हैं। आप दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर आप दिल्ली और बेंगलोर की कंस्ट्रक्शन साइट्स में लेबर करते हैं। पंजाब में आप ग्रीन रेवोल्यूशन खेतों में लेबर करते हैं। यूपी में आप गन्ने के खेतों में लेबर करते हैं।